Good afternoon, everyone. To understand financial management better, we are going to start with a case study. एक केस स्टडी पढ़ेंगे, रोज़ नहीं करेंगे केस स्टडी, जस्ट टू बिल्ड अप योर इंटरेस्ट इन केस स्टडीज़. एक आध दिन हम आज कर लेंगे, फिर कभी तो कोई इंटरेस्टिंग केस स्टडी याद आएगी तो वी आर गोइंग टू डू इट. फाइनेंशियल मैनेजमेंट डील्स विथ बेसिकली ना आपके जो इंटर के सब्जेक्ट्स है, हर सब्जेक्ट आपको डिसीजंस लेना सिखाता है. जैसे ऑपरेशन मैनेजमेंट अभी हमने स्टार्ट किया है तो इट इज़ टीचिंग यू हाउ टू टेक डिसीजन इन रिगार्ड टू ऑपरेशंस, डे टू डे ऑपरेशंस. आपका एक और जो सब्जेक्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग है ना, एक पेपर है न्यू सिलेबस के अंदर, दैट इज़ नथिंग बट कॉस्टिंग. सो ज़्यादा डिसीजन बेस्ड चैप्टर्स है उसके अंदर. सो इट इज़ गोइंग टू टीच यू हाउ टू टेक कॉस्टिंग से रिलेटेड डिसीजन. फाइनेंशियल मैनेजमेंट टीचेस यू हाउ टू टेक डिसीजन इन रिगार्ड्स टू फाइनेंस. फाइनेंस के डिसीजन अगर सही होते तो जोमेटो टाइप्स कुछ हो जाता है, इसका भी मैं कभी डिस्कस करूंगी. और अगर सही नहीं होते, तुमको पता है जोमेटो ने कितने लोगों को एक्वायर किया हुआ था तब जा. पहला वाला ये कौन था, फूड डिलीवरिंग एप्लीकेशन, फूड पांडा. सबसे पहला था फूड पांडा, तब तक जोमेटो इन एग्जिस्टेंस नहीं था और इतना तो बिल्कुल नहीं था. तो फर्स्ट वन वॉज फूड पांडा. फिर फूड पांडा से वो आई गेस ओला के पास गया था. ओला ने भी बहुत कोशिश की थी उसके फूड के, जैसे उबेर ईट्स है वैसे ओला का भी बहुत पहले हुआ करता था, बहुत ट्राई किया उन्होंने पिज़्ज़ा की लाइन क्रिएट करने के लिए. फिर वो भी नहीं हुआ और फिर अल्टीमेटली जोमेटो ने इनमें से एक दो को एक्वायर करके जोमेटो बनाया. इसकी केस स्टडी भी बहुत अच्छी, लेकिन अच्छे साइड से है. वो डोंट्स नहीं बताता है, वो डूज बताता है. हम एक केस स्टडी देखेंगे जो अगर फाइनेंशियल डिसीजन आपके गलत हो जाते हैं तो उससे आपका एम्पायर कैसे खड़ा हुआ एकदम से, इट कम्स टू एन एंड. Your favorite case study, and this is a case study which I take in every batch because this is the best person to teach you what not to do while dealing in your business, so that नाम तो पता ही होगा, विजय माल्या. करेक्ट. ओके ओके ओके. फोटो तो बहुत देखने मिलते, ऐसे तो बहुत देखने मिलते. His father विठल माल्या was the chairman of United Breweries. यूनाइटेड ब्रूवरीज सुना, ये सारे नाम शायद ही तुमने सुने रहेंगे. अभी केस स्टडी पढ़ के आए हो ना, तो देखा गया. विठल माल्या स्टार्टेड एक्वायरिंग मैनी मोर बिजनेस इन द मीन टाइम. इम्पॉर्टेंट है, एक से ज़्यादा बिजनेस थे इसके. दे वर नॉट डिपेंडेंट ऑन वन बिजनेस. फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, गॉसिप के लिए नहीं कर रहे हम ये. विठल माल्या का सडन डेथ हुआ था इन 1983. विजय माल्या तब कितना था, 27 years old, became the chairman. ऐसे ही होता है ना, जिसका है उसके बच्चे को उसके बच्चे को उसके बच्चे को मिलता है. तो इस तरीके से it was in the hands of विजय माल्या. After trying a lot of business, he concluded real successes in beer. ये भी अगर आपने पढ़ा रहेगा तो इसके काफ़ी सारे businesses he tried to open, कुछ चले कुछ नहीं चले, लेकिन he got best, सबसे ज़्यादा मनी कहाँ से आया, लीकर के बिजनेस से, बियर. As known by you all, he became very successful in liquor business and सच में the person was very hard working. मैंने कहा ना ब्रांड नेम उसका काफ़ी ख़राब हो गया, लेकिन अगर आपने उसके बारे में पढ़ा है सुना है तो he was very, उसको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले उसके बिज़नेस को लेके. बहुत सही दिमाग था, बहुत अच्छे बिजनेस डिसीजंस लिए थे इनिशियली, एंड was a very hard working person. Using his marketing skills, he was growing his business. कल मैंने growing his business, building the brand name, also started global expansion. ये स्लाइड क्या बता रहा है आपको, हर बिजनेस का ना साइकिल होता है. पढ़े बिजनेस साइकिल्स, कितने बिजनेस साइकिल्स होते हैं, 4. पहला बिजनेस साइकिल देखो, ऐसे आपके बिजनेस साइकिल्स होते हैं, ये उनका ग्राफ होता है. दिस इज द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस. क्या कहते हैं इसे, क्या कहते हैं इसे, स्टार्टिंग पॉइंट. वाह वाह. दिस इज द एक्सपेंशन, दिस इज द पीक एंड दिस इज द कंट्रैक्शन. तो इसको क्या कहते हैं हम, देयर इज नो स्टार्टिंग फेज. बिजनेस स्टार्ट्स विथ एक्सपेंशन. पहला फेज होता है बिजनेस का जब बिजनेस एक्सपैंड कर रहा है, धीरे धीरे स्टार्ट होकर एक्सपैंड कर रहा है. उसके बाद एक फेज आता है जब वो पीक पे होता है, उसका दूसरा नाम थोड़ा सा फनी है, बूम. उसके बाद बिजनेस स्टार्ट्स टू
कॉन्ट्रैक्शन, ये जो नीचे नीचे आ रहा है ब्राउन ब्राउन, उसके लिए कॉन्ट्रैक्शन मतलब बिजनेस करने से कम होने लगता है। और लास्ट में इस फेज को क्या बोलते हैं? ट्रॉ या डिप्रेशन, जहाँ पे बिजनेस एकदम खत्म होने को आया रहता। और हर बिजनेस ऐसे वाले साइकिल से ही पास होता है। वंस अ बिजनेस कम्स टू दिस स्टेज इट अगेन स्टार्ट्स राइजिंग, एक्सपेंशन। तो अभी जो आप पढ़ रहे थे ये एक्सपेंशन वाले फेज में चल रहा है, तो जो सब अच्छा अच्छा हो रहा है, उसके सारे डिसीजन काम कर रहे हैं, बहुत पैसा कमाने को मिल रहा है, बिना हार्ड वर्किंग पर्सन उसे बहुत एक्सपैंड किया और कहीं ना कहीं ग्लोबल रिकग्निशन मिलने लगा था उसके बिजनेस को, किंगफिशर को। इन इंडिया आपको पता है लीकर एडवर्टीजमेंट बैन है। कभी देखा है क्या एडवर्टीजमेंट आता है कि लोग दारू पीते हैं? फिर इनके एडवर्टीजमेंट कहाँ देखने मिलते हैं? क्योंकि तुमको ब्रांड्स तो पता रहते हैं। पोस्टर्स, किस प्रकार के पोस्टर्स? ये लोग ना एडवर्टीजमेंट दूसरे प्रोडक्ट को लेके करते हैं सेम ब्रांड के साथ। जैसे किंगफिशर ने किंगफिशर कैलेंडर बनाया था और वो एडवर्टीजमेंट करता था किंगफिशर कैलेंडर की। तो आप YouTube वगैरह पे तो एडवर्टीजमेंट देखने मिलते हैं, मेन विल बी मैन, देखिए क्या उसके काफ़ी अच्छे एडवर्टीजमेंट्स होते हैं। तो वो भी किसी एक आई गेस सो ब्रांड का एडवर्टीजमेंट चलाता है। तो ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो डायरेक्ट एडवर्टीजमेंट करना ही अलाउड नहीं है, तो वो ऐसे इनडायरेक्ट एडवर्टीजमेंट करते हैं। सो ही स्टार्टेड लीकर एडवर्टीजमेंट इन हिज ओन स्टाइल, लाइक उसने क्या बना दिया था? किंगफिशर कैलेंडर। और ऐसे बहुत सारे इवेंट्स रखने का, इवेंट्स में तुमको पता ही है क्या क्या होता है, वहाँ पे ये सब बिकता था। उसने उसकी विला का नाम भी किंगफिशर रखा था, वो ब्रांड को फेमस करना चाहता था। आप बात समझो, अगर आप अपने प्रोडक्ट को एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते तो आपको उस नाम को फेमस करना पड़ेगा। फिर ऑटोमेटिकली लोग पता करेंगे ना कि नाम में क्या है, तो उनको समझते जाएगा कि नाम में कोई हिडन प्रोडक्ट है। तो उसने उसका विला का नाम भी किंगफिशर रखा था। उसकी IPL की टीम पता है क्या? हाँ, तो वो RC कहाँ से आ रहा है? यस, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज थे एंड समहाउ उसका बिजनेस अभी काफ़ी अच्छे स्टेज पे चला गया था। अब देखो सेकेंड फेज। इन मार्च 2005 यूनाइटेड, यू भी कहूँगी मैं इसको आगे, बिकेम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सेकेंड लीकर मेकर। वर्ल्ड में, सिर्फ इंडिया की बात नहीं हो रही थी, वर्ल्ड में इट बिकेम सेकेंड लार्जेस्ट लीकर मेकर। सारे ब्रांड्स पता है तुमको, शर्म करो। स्पार्कलिंग वाटर के नाम से कौन है? मुझे नहीं पता, ये वाला सच्ची नहीं पता है। As per Forbes, Vijay Mallya was India's 40th rich person in which year? 2007। बहुत पैसा है, अभी भी है उसके पास। And was among top 100 for a few years। few years में बहुत पैसा है और ये ग्लोबल चलता है। फोर्ब्स इंडिया की मैगजीन नहीं है, ग्लोबल मैगजीन है ये, ठीक है। ये उसका अच्छा वाला फेज हो गया। विजय माल्या वॉज अवॉर्डेड विद डॉक्टरेट। कई लोग अपने नाम के आगे DR लगाते हैं, डॉक्टर वाला DR नहीं, डॉक्टरेट वाला DR होता है। डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बाय सदर्न कैलिफोर्निया। पढ़ा लिखा इंसान है ना, ऐसे ही बिजनेस नहीं मिला हुआ है। अब 18th बर्थडे ऑफ हिज सन सिद्धार्थ माल्या, विजय माल्या लॉन्च्ड किंगफिशर एयरलाइंस। पहला गलती, उसने किंगफिशर एयरलाइंस लॉन्च की थी इन विच ईयर? 2005, उसके बेटे के बर्थडे पे। एयरलाइंस बिजनेस, बात समझना, कभी भी आप बिजनेस डालते हो तो आपको उसका बैकग्राउंड समझना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि उसे नहीं समझा होगा, लेकिन कोई भी बिजनेस हो, लेकिन एयरलाइंस इज़ द बिजनेस जहाँ पे सबसे ज़्यादा कैपिटल लगता है। कैपिटल का मतलब पैसा ना, सबसे ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। आप नॉर्मल बस नहीं चला रहे कि थोड़ा थोड़ा लीटर डाला उसमें डीजल तो चलेगा। यहाँ पे आप फ्लाइट चला रहे हो, तो ये जो फ्लाइट है ये लीज पे आती है और ये लीज पे से 1-2 साल के लिए नहीं मिलती है, दे आर फॉर n नंबर ऑफ ईयर्स। तो इनका लीज का कॉस्ट, और एयरलाइंस डाल रहे तो एयरपोर्ट पे उतारना पड़ेगा उसका खर्चा, ये सारे खर्चे बहुत ज़्यादा। इट इज़ अ वेरी एंड वन ऑफ द मोस्ट कैपिटल रिक्वायरिंग बिजनेस, रिक्वायर्स हैवी अमाउंट ऑफ कैपिटल फॉर ऑपरेशंस। मतलब यहाँ से उसको समझ गया था कि उसको क्या लगने वाला है, बहुत सारा पैसा। लाइक होटल इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री में भी होटल डालने के लिए बहुत पैसा लगता है, कि बहुत पैसा लगता है, और इनिशियल ईयर्स में ना वहाँ से रिकवरी नहीं मिलती है। एयरलाइंस को भी फेमस होने के लिए टाइम लगता है, इनिशियल ईयर्स में रिकवरी नहीं मिलती है। तो जब भी आप बिजनेस डालने का सोचते या डालते हो, आपको पता रहना चाहिए कि आप किस टाइप का बिजनेस डाल रहे हैं। फाइनेंस डिसीजन मैटर करता है, क्योंकि अब इसने बहुत सारा पैसा किस में इन्वेस्ट करने का सोच लिया, एयरलाइन बिजनेस में।
इन्वेस्ट हो रहा है अलग बात है, लेकिन रिकवरी भी तो नहीं मिल रही है ना कुछ सालों तक, और पैसा नहीं आता है। होटल इंडस्ट्री, एयरलाइन बिजनेस, इसमें इमीडिएट पैसा नहीं आता है। अगर आप अपना ट्रांसपोर्ट डालना चाहते हो और बस चलाना चाहते हो तो इमीडिएट पैसा मिलेगा, वहाँ पे एक तो इतना इन्वेस्टमेंट नहीं है एज कंपेयर टू फ्लाइट्स। आगे आएंगे, ही हैड प्रोवाइडेड लग्जरियस सर्विसेज, ऐसी वैसी उसने सर्विसेज नहीं दी थी, उसकी फ्लाइट वॉज वेल नोन फॉर लग्जरियस सर्विसेज टू हिज कस्टमर्स, फोकस्ड ऑन कस्टमर सेटिस्फैक्शन। क्या लगता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए, क्या लगता है? मनी। तो बाकियों को भी तो लग रहा है ना, पर बाकी लोगों का इंटेंशन नहीं था ना इतना कस्टमर को सफाइज करना। वो लोग भी दे रहे थे सर्विस, ये लोग भी दे रहे थे सर्विस, लेकिन दोनों में से एक क्या सोच रहा था कि अपने को नॉर्मल सर्विस दे रहा है, एक सोच रहा था लग्जरियस सर्विस देना है। मतलब हर कोई जो आ रहा है उसको एक सैंडविच प्रोवाइड करना है, नहीं परवरता। बराबर है, हर कोई जो आ रहा है, अभी तो डोमेस्टिक फ्लाइट में यू कैन नॉट हैव लीकर, एंड नॉट एवरी फ्लाइट को वो अलाउड है डोमेस्टिक फ्लाइट में लीकर्स रखना, तो वो एक खर्चा तुम अभी के लिए इसमें इंक्लूड मत करो क्योंकि अभी तक इसके डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं। लेकिन हर एक को सैंडविच प्रोवाइड करना, या वो जिस टाइप का आगे एक एप्रन टाइप्स रखते हैं, जिस टाइप की सीट की क्वालिटी होती है, दे गिव यू अ ब्लैंकेट एंड दे गिव यू अ कुशन, ये सारी चीज़ें वो लोग देते हैं। तो ये किस टाइप के दे रहे, किस मटेरियल की दे रहे, उसको अभी यहाँ पे क्या देना था, लग्जरियस सर्विस। फिर अच्छे अच्छे एयर हॉस्टेस रखने थे, उसके भी खर्च होते हैं एयर हॉस्टेस में, क्योंकि कुछ फ्लाइट्स मेल एयर हॉस्ट भी रखते हैं, तो ये इसका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था। लोगों को मज़ा आता था इसकी फ़्लाइट्स में जाने के लिए। तुम सच में थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ा और कंट्रोवर्सी से तुमको समझेगा। इट स्टार्टेड ग्रोइंग अ लॉट and approx 25% of domestic travelers started to opt Kingfisher Airlines। बात समझेंगे क्यों लोग किंगफिशर के टुवर्ड्स जा रहे थे? करेक्ट है, कॉस्ट कंपेरेटिवली कम था और क्योंकि वो कम कॉस्ट में मार्केट कैप्चर करना था ना। 25% ऐसे कैप्चर नहीं होता, 25% किसको बोलते हैं, डोमेस्टिक, उसने कैप्चर कर लिया, तो कॉस्ट कम था, क्वालिटी अच्छी थी, तो लोग उसके पास ज़्यादा आने लगे और इस स्ट्रैटेजी से उसने मार्केट कैप्चर किया। किंगफिशर एयरलाइन बिकेम्स इंडिया सेकेंड एयरलाइंस, फिर भी वो प्रॉफिटेबल नहीं थी। तो सेकेंड एयरलाइंस कैसे बन गई? मार्केट शेयर। ये लोग फर्स्ट आ रहे हैं या सेकेंड आ रहे हैं, प्रॉफिट के बेसिस पे कोई इंडस्ट्री डिसाइड नहीं करती है। अभी अगर आप डिसाइड करो कि आप फर्स्ट आते हो सेकेंड आते हो इंडस्ट्री में, डिपेंड्स अपॉन योर मार्केट शेयर, कि आपका मार्केट में कितना शेयर है। अगर 100 कस्टमर आ रहे तो 100 में से तुम्हारे पास कितने आते हैं, वो डिसाइड करेगा कि तुम फर्स्ट है या सेकंड है। मार्केट शेयर इज नेवर ओनली सोलली डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट। तो ये अभी भी प्रॉफिटेबल था क्या? अब तुम सोचो, इतने सारे साल वो पैसा सिर्फ बिजनेस में दे रहा था, पैसा आ रहा था क्या? तो कहीं ना कहीं जाके उसका पैसा खत्म होने वाला है। और भी बिजनेस से तो पैसा वहां से आ रहा था, ऐसे भी नहीं बोल रही पॉकेट से पैसा जा रहा है। आगे आएंगे, आफ्टर 2007 विजय माल्या, सबसे बड़ा मिस्टेक है ये, स्टार्टेड टू थिंक अबाउट इंटरनेशनल फ्लाइट्स। अभी उसका मन नहीं भरा था डोमेस्टिक में, उसको बाहर जाना था। इंटरनेशनल फ्लाइट्स, कंडीशन फॉर इंटरनेशनल फ्लाइट्स, एनी एयरलाइंस मस्ट बी 5 years ओल्ड, कम से कम 5 साल होने चाहिए उसको पैदा होके, तो ही वो इंटरनेशनल फ्लाइट्स जा सकते हैं। बट किंगफिशर कितने साल की थी? सिर्फ 2 साल का छोटा सा बच्चा। सो टू फुलफिल दिस कंडीशन उसने क्या खरीद लिया? एयर डेक्कन। अभी ये एक दूसरे के कंपनीज खरीद रहे हैं, बहुत पैसा लगता है कंपनीज खरीदने के लिए, वो भी एयरलाइन सही है। तो उसने क्या खरीद लिया? एयर डेक्कन, जो कितने साल ओल्ड थी? 4 साल। तो अभी उसको कितना और साल वेट करना पड़ेगा? 1। तो वेटिंग पीरियड कम किया बेसिकली। ऐसे कितना करना था? 3 years। तो कितने पे लेके आया? 1 पे। अच्छा डिसीजन था, लेकिन ये कंपनी ऑलरेडी शट डाउन होने पे थी जिसको उसने खरीदा। लेकिन अभी इंटरनेशनल जाने का इतना डेस्परेशन था कि कहीं ना कहीं हमको इंटरनेशनल बिजनेस स्टार्ट करना है, वेट करने का पेशेंस नहीं था, तो हमने क्या खरीद लिया? एयर डेक्कन को। सो ही हैड टू वेट फॉर 1 year ओनली। अभी उसको 1 ही साल रुकना पड़ेगा। कभी भी आप किसी के साथ मर्जर करते हो, कभी भी आप किसी के साथ रिलेशनशिप में जाते हो, फ्रेंडशिप करते हो, वॉट एवर यू डू, एक छोटा सा बैकग्राउंड चेक होता है। तुम ऐसे अनइंटेंशनली इंटेंशनली बैकग्राउंड चेक करते ही हो कि तुम जिससे भी बात कर रहे हो, तुम्हारी और सामने वाले की बात करने की कंपैटिबिलिटी मैच हो रही है क्या।
तुम्हारी और सामने वाले की एटलीस्ट थिंकिंग मैच हो रही है क्या, बात करने की कंपैटिबिलिटी। अगर तुम कुछ कह रहे हो सामने वाला कुछ कह रहे हो तो तुम्ही को बात करना अच्छा नहीं लगेगा, करेक्ट है क्या। बोथ द एयरलाइंस वर अपोजिट टू ईच अदर, और ये तो बिजनेस का मर्जर कर रहे थे। जब भी बिजनेस का मर्जर करते सेम स्ट्रीम में है ना, ऐसा नहीं है कि आप दो अलग प्रोडक्ट का मर्ज कर रहे हो तो कोई इशू नहीं है, सेम प्रोडक्ट का मर्जर है, दोनों सेम चीज़ करते हैं, लेकिन दोनों के काम करने के तरीके में बहुत बहुत फ़र्क था। एयर डेक्कन कभी इतना कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे डिपेंडेंट नहीं था, लेकिन किंगफिशर ने कस्टमर को कैप्चर ही किया था उसकी क्वालिटी को लेके। किंगफिशर हाई रेट लग्जरी सर्विसेज, अभी तो मैंने कहा था लो रेट, जब मार्केट कैप्चर कर रहा था तब, राइट। एयर डेक्कन के क्या थे, लो रेट्स थे, क्यों, क्योंकि उसकी सर्विसेज नॉर्मल थी, राइट। अब यहाँ पे बात समझो। सो ही नेम्ड द फ्लाइट एज किंगफिशर रेड, एयर डेक्कन को चेंज करके क्या किया उसने, किंगफिशर रेड। अब इसके कितने फ्लाइट्स चल रहे थे, 2, एक उसके खुद के थे ओरिजिनली बॉर्न किंगफिशर एयरलाइंस, दूसरा क्या था, किंगफिशर रेड। अब उसी के 2 बच्चे हो गए, ऐसा हो गया, और दोनों बच्चे के रिक्वायरमेंट्स अलग अलग थे। ये इसके रेट ज़्यादा थे, इसके रेट कम थे। कस्टमर कहीं ना कहीं किसके पास जाएगा, किंगफिशर रेड, बट ही वॉज प्रोवाइडिंग दो सर्विसेज इन लो कॉस्ट। अब क्या हुआ ना, मान लो ये कस्टमर है, ये देख रहा है इधर, ये देख रहा है इधर, इधर सस्ता है तो वो यहाँ जाने लगे। अब जब वो यहाँ जाने लगे तो उसने क्या किया, वही सर्विसेज जो यहाँ प्रोवाइड हो रही थी वो क्या की, यहाँ भी प्रोवाइड करना चालू कर दी, लेकिन इसका कॉस्ट क्या था, कम। अब उसका फाइनेंस का पूल देखो, यहाँ से सब बाहर ही जा रहा है, अभी तक प्रॉफिटेबल था क्या, अभी वो वही सर्विसेज इधर भी देके और खर्चा ही कर रहा है, तो उसका जो पैसा था वो कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट एक्सटेंड हो चुका था। सो द कस्टमर्स मूव फ्रॉम किंगफिशर एयरलाइंस टू किंगफिशर रेड। सस्ता था और अच्छी सर्विसेज मिल रही थी तो हम किंगफिशर एयरलाइंस पे क्यों जाएंगे, सेम सर्विस लो कॉस्ट। तो किंगफिशर को क्या हो रहा था, मतलब विजय माल्या को क्या हो रहा था, यहाँ से लॉस, एंड सो द प्राइसेस ऑफ किंगफिशर रेड ऑल्सो इंक्रीज्ड। कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है, उसको ठीक करने के लिए उसने क्या किया, रेट्स बढ़ाने लगे। अब तक तुम सस्ता 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 दे रहे थे, सडनली महंगा देंगे तो कस्टमर को अच्छा लगेगा क्या, नहीं, ह्यूमन टेंडेंसी है वो कुछ गलत नहीं कर रहा था, वो उसने बिजनेस को एक्ट कर रहा था, लेकिन कस्टमर्स आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट कि अभी तक आप इतना सस्ता दे रहे हो, सडनली रेट बढ़ा दिया तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, और कहीं ना कहीं उसके कस्टमर्स क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, लुकिंग फॉर चीपर ऑप्शंस। फ्लाइट किससे चलती है, उसके अंदर जो फ्यूल जाता है उसको क्या कहते हैं, क्रूड ऑयल। रेट इंक्रीज्ड, अब ये है अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स। फाइनेंशियल मैनेजमेंट समझने के लिए इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स दोनों मैटर करते हैं। इंटरनल फैक्टर्स आर दोज डिसीजंस विच आर डिपेंडेंट अपॉन यू, जो आपके हाथ में है चेंज करने के लिए। जैसे लेट से एयर डेक्कन खरीदना, उसका इंटरनल फैक्टर था, उसको बढ़ाना था इसलिए उसने खरीदा, जबरदस्ती थी क्या खरीदो ही नहीं। क्रूड ऑयल के रेट बढ़ना एक्सटर्नल फैक्टर है, ये उसके हाथ में है क्या, नहीं। रिसेशन होना, रुपी वैल्यू डिक्रीज, आपको पता है वैल्यू हमारा कम होते जा रहा है, इतना तो नॉलेज अपने को रहेगा। ये क्यों फर्क पड़ रहा है, क्योंकि वो इंटरनेशनल लेके जा रहा है ना, तो उसका पैसा कम आ रहा है, पैसा कम आ रहा है और उसके सर्विसेज ज़्यादा जा रहे हैं क्योंकि रुपी की वैल्यू क्या हो रही है, कम। यहाँ से उसका जो मैं आपको वो सिखा रही थी ना, अब यहाँ से वो धीरे 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 नीचे जाने लगा। दिस वॉज द स्लाइड एंड दिस वॉज द फेज जहाँ पे ही वेंट इन टू लिटरल ट्रबल। पैसा बैंक से लेना, यहाँ वहाँ से अरेंज करना, दूसरे बिजनेस से लाना। विजय माल्या स्टार्टेड इंटरनेशनल ऑपरेशंस इवन बिफोर डोमेस्टिक एयरलाइंस मेड प्रॉफिट। सबसे बड़ा मिस्टेक नंबर 1, उसने क्या किया, अगर उसका एयरलाइन प्रॉफिट करता ना तो तुम खुद के बिजनेस का प्रॉफिट निकाल के दूसरे में डाल सकते थे, लेकिन पहले ही अपना एक बच्चा प्रॉफिटेबल नहीं है, एक और बच्चा ले लिया, अभी वो भी लॉस हो रहा है, ये मिस्टेक हुआ। इंटरनेशनल ऑपरेशंस रिक्वायर मोर कैपिटल। वाई मोर कैपिटल, वो ज़्यादा दूर उड़ेंगे ना, ज़्यादा सर्विसेज लगेगी ना। इंटरनेशनल फ्लाइट में सामान भी ज़्यादा देना पड़ता है कस्टमर को, हर थोड़ी थोड़ी देर में उनको जाना पड़ता है, उनके पास कुछ कुछ देना पड़ता है, खाने को बोल लो, लीकर बोल लो। दिस इज़, ऐसा नहीं कि फ्लाइट में जो बैठा है उसको एक ही बार मिलेगा, वन टाइम एक्टिविटी नहीं रहती है वो। एवरी टाइम यू प्रेस द बेल, एवरी टाइम दैट पर्सन कम्स एंड गिव यू वट एवर यू वांट।
तो खर्चा बढ़ता है। अच्छा, दूसरी कंट्री में जा रहे तो उनके कंट्री के रेगुलेशंस फॉलो करने ही पड़ते हैं, ऐसे ही कहीं पे हम नहीं उतर सकते। जब आप उनकी कंट्री के रेगुलेशंस फॉलो करते हैं, एयरपोर्ट गए हो क्या? खर्चे सोचो, एयरपोर्ट पे क्या खर्चे होते होंगे? फ्लाइट वाले के, अपने नहीं, फ्लाइट वाले के। हम तो 1000, 10,000, 15,000 की टिकट देके ख़त्म करते हैं। व्हाट अबाउट द पर्सन जिसका फ्लाइट है, उसके क्या खर्चे होते रहेंगे? एयरपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएंगे। ठीक है, एयरपोर्ट किसी के पापा का नहीं, वहाँ पे लैंड करने का, चढ़ाने का, सबका खर्चा लगता है। तो एक तो फ्लाइट का लीज, ऊपर से एयरपोर्ट पे लैंडिंग कॉस्ट, ये सब भी उनको रेंट पे करना पड़ता है। बताओ उसके अलावा। हाँ, एम्प्लॉयज़ यानी एयर होस्टेस, पायलट, ठीक है, फूड, वाटर भी देते, ये पता है क्या? और अगर तुम वो सब नहीं पीते हो तो तुमको नॉर्मल जूस भी देते हैं। अभी हम जब जस्ट गोवा से जा रहे थे, अब राउट तो नहीं होता ये सब, तो दे हैड गिवन नॉर्मल जूसेस, कोकोनट वाटर का बॉटल था, मैंगो जूस का बॉटल था, तो वो सब भी देते हैं। और वो देते टिकट्स में, जनरली इफ़ यू बुक अ गुड फ्लाइट तो मिलता ही है। बेवरेजेस बोल लूँ? ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक्स और हाँ, ऑयल, क्रूड ऑयल, फ्यूल, कौन सी सर्विसेज? हाँ, इंजीनियर लगता है, करेक्ट है, उसकी सर्विस। तुमको पता है ये सब भी तुम्हारा एक सम बनने वाला है आगे जाके, अभी नहीं, टाइम है, ठीक है। और शटल, इनको शटल्स कहते हैं, क्योंकि आपका जहाँ से वो पिक करते हो और जहाँ से आप उड़ने वाले होते हो, कई बार वो दूर दूर होते हैं, बड़े बड़े एयरपोर्ट्स में से पास में ही नहीं रहते हैं। पुणे एयरपोर्ट में मुझे नहीं पता शटल्स है या नहीं है, नहीं है ना? हाँ, यहाँ पे वॉक करना पड़ता है। लेकिन जनरली जो बड़े बड़े एयरपोर्ट्स रहते हैं ना, तो तुम अभी यहाँ पर हो, ये आपका जहाँ से भी तुम्हारी एंट्री गेट चेक किया है, और तुम्हारा फ्लाइट कहीं दूर से चढ़ने वाला है, तुमको यहाँ तक वॉक नहीं कराते, वो शटल देते हैं। शटल भी अच्छे होते हैं, एसी शटल होते हैं, सोफे वाले शटल होते हैं, बहुत भारी के हैं। तो ये है शटल्स, ठीक है। आगे बताइए, बहुत बेसिक खर्चा बोल रहे हो, और तुम में से कई लोग ग्रुप वन कॉस्टिंग पढ़ चुके हैं, शर्म आनी चाहिए खुद पे। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी ले लो, माइनर था ये बट ले लो। रिपेयर्स, मेंटेनेंस, ठीक है, सारे प्रकार के खर्चे बताएंगे, मेरा इंटरेस्ट एरिया इधर है ही नहीं। टैक्स ले लो, टैक्स भी बताओ। ऐसे कभी आप एयरपोर्ट पे गए रहेंगे, नहीं भी गए रहेंगे तो बेसिक चीज़ें हर जगह देखने मिलती है, मूवी और वगैरह में। तो एयरपोर्ट के अंदर इनका खुद का एक काउंटर रहता है, बराबर है? मान लो ये किंगफिशर एयरलाइंस का है, स्पाइस जेट का है, सबके एयरपोर्ट के अंदर खुद के काउंटर्स रहते हैं। और ये काउंटर्स से आके आपको क्या कराना पड़ता है? आपका एंट्री, चेक इन कराना पड़ता है, ठीक है। मैं टेक्निकल टर्म्स नहीं यूज़ कर रही। ये जो होते हैं ना, ये लोकल स्टाफ होता है। अब इंटरनेशनली कैसे इफेक्ट हो रहा है सोचो। अगर अभी आपने सोचा है कि आपकी फ़्लाइट यहाँ से सिंगापुर जाएंगी, तो सिंगापुर के लोगों को पैसे देने पड़ेंगे ना, जो ये काउंटर पे बैठे हैं, करेक्ट है क्या? यहाँ पे बढ़ता है एम्प्लॉई कॉस्ट। कौन सा एम्प्लॉई कॉस्ट? उनका लोकल वाला। दे विल हैव टू फॉलो ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द कंट्री इन विच योर फ्लाइट इज लैंडिंग। बहुत बड़ा खर्चा होता है ये। एंड हाई कॉम्पिटिशन, हाई कॉम्पिटिशन है क्या? बहुत कॉम्पिटिशन है। अभी तो मैंने सुना है, उसके एडवर्टीजमेंट चल रहे थे कि टेलीग्राम पे भी ये आते हैं, फ्लाइट रेट्स आते हैं। मतलब अभी अपन ने कहा मेक माई ट्रिप वगैरह गूगल पे जाके करते हैं ना, सो वो कहाँ से मेरी फीड में आया पता नहीं, बट मुझे वो भी दिखा कि टेलीग्राम पे भी यू कैन बुक अ फ्लाइट, देगी शो यू द रेट्स, और थोड़े से सस्ते होते हैं। तो अभी इतना कंपटीशन है, 100 रुपये के लिए एक कॉम्पिटिटर, जो ये लोग एजेंट्स होते हैं जो टिकट सेल करते हैं, लाइक मेक माई ट्रिप और यात्रा.com, ये सारे लोग टिकट सेल करते हैं। तो इनमें 100-150 रुपीज़ के लिए भी डिफरेंस है। कोई टैक्स इंक्लूसिव रखता है, कोई टैक्स एक्सक्लूसिव रखता है। तो जहाँ सस्ता पड़ता है वो ऑप्शन टिक करते हैं। विजय माल्या फोकस्ड ऑन expansion rather than profitability. This is something a very important point. जो ह्यूज मिस्टेक था, कहाँ पे फोकस किया? एक्सपेंशन पे। ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, सब चाहिए। और जो ऑलरेडी उसको कौन संभालेगा? ये आपके साथ पता है कब होता है? नहीं, मैं अच्छी बात कर रही थी
यू हैव 4 पेपर्स टू स्टडी एग्जाम्पल के लिए. मैंने बोला मैं अच्छी बात करी थी. 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी. ऐसा लगता है थोड़ी देर 1 पढ़ लेते, फिर 1 से 2 पे जाते, जो एग्जाम दे चुके उनको ज़्यादा फील होगा. फिर 2 से 3 पे जाते, 3 से 4 पे जाते, और कोई अच्छे से पढ़ नहीं रखा है. सेम चीज़ हो गई. इसने फोकस किया एक्सपांशन पे रादर दैन प्रॉफिटेबिलिटी, और सारे एक्सपांशन प्लान्स वर फेलिंग, लॉसेस वर इंक्रीजिंग. इसको कॉम्पनसेट करने के लिए अब ये है, अब यहाँ से बहुत टेक्निकल पार्ट चालू हो रहा है. ये रियल की स्टडी है. ही स्टार्टेड टू सीक फंड्स फ्रॉम फॉरेन इन्वेस्टर्स. यहाँ से पैसा नहीं ले रहा था. कहाँ से ले रहा था? बाहर से. फॉरेन इन्वेस्टर्स, इस टर्म को कहते हैं FDI. सुना है? फुल फॉर्म बता देना. हाँ, उनको पता है. आई एम सो प्राउड ऑफ यू सडनली. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स. फॉरेनर्स हैव एन ऑप्शन टू इन्वेस्ट. किसकी वजह से आया पता है इंडिया में? इट्स केम बिकॉज ऑफ 1 पर्सन. यू हैव एन ऑप्शन. हाँ, यो मैं तुमको खुला छोड़ रही हूँ. आज थोड़ा गूगल करो कि FDI किसके वजह से ये लॉ लाना पड़ा हमको, कि किसी एक इंसान को बहुत पैसा चाहिए था बाहर से. तो ये कोई कॉमन मैन तो नहीं है. तो FDIs उसकी वजह से इंडिया में आए थे. सो FDIs वर अलाउड. ये देखो, FDIs मतलब क्या होता है ना, बाहर के लोग होते हैं फॉरेनर्स, एंड दे इन्वेस्ट इन इंडिया एंड इंडियंस, और उसके बिजनेस पे. हर बिजनेस पे इन्वेस्ट करना अलाउड नहीं है. आज भी कई एस्पेक्ट्स है जहाँ पे फॉरेनर्स को अलाउड नहीं है इंडिया में आके इन्वेस्ट करने का, क्योंकि पता चला फिर पूरा कंट्री में इन्वेस्ट करके कंट्री जब्त कर ली. और ये सच्ची में दिस इज द रीज़न कि काफ़ी फैक्टर्स और काफ़ी बिजनेस एरियाज में FDIs आर नॉट अलाउड. और उस टाइम पे एविएशन यानी उड़ने वाले बिजनेस, सिविल एविएशन कहते हैं, इनको भी अलाउड नहीं था. एतिहाद एयरवेज वॉज इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट इन किंगफिशर. एतिहाद बाहर की कंपनी, उसको किस में इन्वेस्ट करना था? अपनी किंगफिशर के अंदर. लेकिन अलाउड था क्या? नहीं. FDI था सिविल एविएशन में, वॉज नॉट अलाउड. विजय माल्या रिक्वेस्टेड, उसने बोला गवर्नमेंट को मैं इतना पैसा कमा के दे रहा हूँ, करके दो. उन्होंने बोला नहीं. सो ही क्लोज्ड डाउन किंगफिशर रेड. एम्प्लॉयज़ वर नॉट रिसीविंग सैलरी फॉर मंथ्स. बहुत कॉन्ट्रोवर्सीज है इस पे. तो ऐसे कॉन्ट्रोवर्सीज भी है कि ही वॉज हैविंग हिज इवेंट्स फॉर टू डू मार्केटिंग, बट ही वॉज नॉट पेइंग हिज एम्प्लॉयज़ को पैसा नहीं जा रहा था टाइम से. किंगफिशर बंद हुआ. 2005 में चालू हुआ था, याद है क्या? कुछ ही साल हुए, 12 आ गया है, 10 साल भी नहीं हुए. किंगफिशर एयरलाइंस लाइसेंस केम टू स्टॉप. रेड नहीं, अभी किंगफिशर एयरलाइंस का ही लाइसेंस बंद हो गया. और लाइसेंस लगते हैं, ये सबको पता है ना, यूं ही नहीं उड़ा सकते. आफ्टर दिस गवर्नमेंट अलाउड FDI इन सिविल एविएशन. ये सब होने के बाद गवर्नमेंट ने FDI अलाउ कर दिए. बहुत गेम हुआ इसके साथ. और उसके बाद एतिहाद एयरवेज ने क्या किया? जेट एयरवेज में इन्वेस्ट कर दिया. फॉर रनिंग दिस होल बिजनेस इन मीन टाइम विजय माल्या टुक अ लॉट ऑफ लोन्स. क्योंकि पैसा जा रहा था, याद है ना, रन करने के लिए भी जा रहा था, एक्सपेंशन के लिए भी जा रहा था, और लॉस भी हो रहा था, प्रॉफिट नहीं हो रहा था, तो उसको डे टू डे चलाने के लिए भी जा रहा था. फॉर द सेम ही गेव पर्सनल गारंटी ऑफ अप्रॉक्स 1500 crores. पर्सनल गारंटी, मेरी भी गारंटी रहती है, पर्सनल गारंटी रहती है. आगे लास्ट स्लाइड है ये. और जब किंगफिशर एयरलाइन बंद हुआ, उस पर कितने का लोन था पता है? अप्रॉक्सीमेटली 9000 crores, एंड ही वॉज नॉट एबल टू पे दिस अमाउंट. उसने पैसे नहीं भरे, यानी फ्लू. ये हुआ किंगफिशर की केस स्टडी. उसको इतना पैसा मिला कहाँ से? IDBI गेव अ लोन ऑफ 900 नहीं 1000 crores होना चाहिए, बट ठीक है. फॉर विच ही वॉज अरेस्टेड. कौन अरेस्ट हुआ? IDBI मैनेजर. क्यों अरेस्ट किया? लोन देना अलाउड नहीं है क्या? हाँ, जब लोन देते हैं तो कंपनी का पूरा बैकग्राउंड और करंट स्टेटस चेक होता है. और जब लोन देते हैं तो आप फ्यूचर के 2, 3, 5 साल कितना अर्न करने वाले वो भी चेक होता है. ऐसे ही लोन नहीं मिलता है. लोन, और इस इंसान ने, इनके कुछ कनेक्शन थे आई गेस सो, इसलिए लोन इतना सारा दे दिया, और फिर इसको भी अरेस्ट होना पड़ा और वो तो भाग गया. दिस वॉज द स्टडी ऑफ किंगफिशर. मिस्टेक्स बताएंगे क्या हुआ फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, बोलो अगर तुमको उतना समझा तो. 4-5 बार मैंने गिनवाए मिस्टेक्स तुमको. एक्सपेंशन, हाँ, उसके अलावा एक्सपेंशन छोड़ो, मेरा पॉइंट है. करेक्ट है ये. उसके बहुत बिजनेस थे. फोकस ऑन वन, वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट,
हाँ, एक्सपेंशन का ही पॉइंट बोला, मतलब उसने खुद के बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करने का सोचा ही नहीं, प्रॉफिट्स तो आई नहीं, बट क्या हो रहा था, ह्यूज लॉस इतना बढ़ रहा था, इतना बढ़ रहा था, इतना बढ़ रहा था। इस टाइम पे या तो हमने कोई बिजनेस डिसीजन लेना चाहिए शट डाउन करने का, या तो कोई दूसरा कॉल लेना चाहिए, स्ट्रैटेजी चेंज करनी चाहिए, लेकिन हमने उस पर ध्यान नहीं दिया और हमने क्या कर लिया, एक्सपेंशन करने में भी इशू नहीं था, एक्सपेंशन के बाद भी जब रियलाइज हुआ कि नहीं हुआ, हमने क्या ले लिया, लोन इज द वर्स्ट सोर्स ऑफ फंड्स। रीज़न बीन उससे अटैच होता है उसका इंटरेस्ट साइकिल और वो इमीडिएट रहता है। कुछ बिजनेस को ऐसे बलून लोन्स भी होते हैं। बलून लोन पता है क्या है? बलून लोन में क्या होता है ना, द शेप ऑफ बलून, ऐसे एज से बड़ा 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 होता है, तो इनको पहले कम इंटरेस्ट देना होता है और बाद में उनको ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो इस टाइप के भी लोन रहते हैं, लेकिन किसी भी टाइप का लोन रहने दो, इंटरेस्ट यू हैव टू पे। एंड उसने एक ही फंडिंग सोची, दैट इज़ लोन, एंड दैट इज़ द वर्स्ट पार्ट। अगर आप थोड़ा सा शेयर कैपिटल इशू करते हो, थोड़ा सा डेट रखते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लोन इज़ द वर्स्ट थिंग। बैंक वाले एकदम सर पे चढ़ते हो, और ऑब्वियस है अगर आप इतना पैसा लेंगे तो दिस हैज़ टू बी द रेप्लिकेशंस। ये मेजर मिस्टेक थी, और ये सारे मिस्टेक्स आर रिलेटेड टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट। उसके पास बहुत अभी भी बहुत पैसा है, बहुत प्रॉपर्टीज़ है, सब कुछ है, लेकिन बस सही से यूटिलाइज नहीं हुआ। इसीलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट का आपका सिलेबस 2 पार्ट्स में डिवाइड है, क्योंकि गलती दोनों जगह होती है। प्रोक्योर करने में भी गलती होती है और उसको यूटिलाइज करने में भी गलती होती है। अभी आप थोड़ा लिंक कर पाएंगे। एक होता है फंड्स को प्रोक्योर करना, दूसरा होता है फंड्स को यूटिलाइज करना। दोनों जगह मिस्टेक होती है, दोनों में हुआ तो भी लग गई, एक जगह हुआ तो भी लग गई। अगर आपने गलत जगह से पैसे उठा लिया, आपने आपका कैपिटल स्ट्रक्चर बिगाड़ दिया, तब भी मिस्टेक है। अगर आप यूटिलाइजेशन सही से नहीं कर रहे, पैसा बहुत सारा है, टाइम बहुत सारा है, बट आप यूज़ नहीं कर रहे, तो भी लग जाती है। प्रोक्योर करने के लिए हम कितने चैप्टर्स पढ़ते हैं? एक चैप्टर होता है आपका लेवरेज, सेकेंड चैप्टर होता है आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तीसरा चैप्टर होता है आपका लेवरेज। मतलब क्या होता है वो अपन जब फर्स्ट चैप्टर अभी करने वाले चालू तो आपको ये समझेगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज बेसिकली फाइंडिंग आउट द कॉस्ट, कि कितना खर्चा लगने वाला है अपने को। ये कोई डिफिकल्ट बात थोड़ी है यार। एग्जाम्पल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए एक चीज़ समझाती हूँ। लेट्स से कंपनी है, उसने सोचा कि उसको पैसा चाहिए बाहर से, तो उसने लोन रेज कर लिया 100, चलो तो मान लिया अपन लैक्स में नहीं जाते, 1000 रुपीज़ का एट द रेट ऑफ 10%। फिर उसने डिबेंचर्स इशू किए 500 के एट द रेट ऑफ 12%। प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर लिए 1200 के एट द रेट ऑफ 8%। एंड इक्विटी शेयर्स भी इशू किए 800 के, और इसको आप डिविडेंड जनरली पे करते हो एट द रेट ऑफ 10%। व्हाट इज योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल? लाइव स्ट्रीमिंग यू मे आंसर व्हाट इज योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सारे आंसर सही थे, वेरी गुड। लगेज का पॉइंट उन्होंने बोला ही नहीं था, सारा एडमिन का कॉस्ट इग्नोर कर दिया था, उनका काम ही लगेज भरना होता है। ओके, कितना है? 176, ठीक है। 336, ओके। मुझे भी नहीं पता, मैंने खुद ऐसे ही फ्रेम करके दिया ऐसा, आई विल कैलकुलेट। डन, ठीक है। अब एक और कंपनी है, जो भी आंसर है अपने पास रहने दो, मेरा पॉइंट है ही नहीं वो आंसर राइट या रॉन्ग प्रूव करने का। अभी एक और कंपनी है, उसने लोन लिया 100 का एट द रेट ऑफ 10%। उसने भी डिबेंचर्स इशू किए 1000 के एट द रेट ऑफ 8%। उसने प्रेफरेंस शेयर इशू किया 500 का एट द रेट ऑफ 12%। किसका कॉस्ट कम है?
अच्छा, यू आर दी इन्वेस्टर, सोचो तुम्हारे पास पैसा है, तुमको दोनों में से एक जगह इन्वेस्ट करना है, कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे? क्यों? अच्छा, तुम इक्विटी की वजह से डिसीजन ले रहे, लो इसकी भी 800 की इक्विटी रख लो, 5% ले लो, अब बताओ। इन शॉर्ट इक्विटी वोंट अफेक्ट द डिसीजन, इसलिए तुमको दोनों जगह इक्विटी दे दिया। अब बताओ क्यों? देख के अच्छा लग रहा है, वाई? लोन के बेसिस पे डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है, और रॉन्ग है, रॉन्ग डिसीजन। नेक्स्ट, यू डोंट हैव टू टेक ऑन द बेसिस ऑफ लोन। अच्छा ठीक है, तुम डिसीजन मत लो, तुमको अभी उतना नहीं नॉलेज है। तुम मुझे ये बताओ कि दोनों में से किसका कॉस्ट ज्यादा है और किसका कॉस्ट कम है? फर्स्ट का ज्यादा है, सेकंड का कम है, पक्का? सब एग्री कर रहे हैं क्या? एनीवन आउट ऑफ दिस ओपिनियन? सब एग्री कर रहे हैं, ठीक है। पहले वाले का कैपिटल कितना है देखो ना, कैपिटल कितना है? पहले वाले का 2000 है, 2000 तो मुझे यहाँ ही दिख रहा है। टोटल कैपिटल रहे, इक्विटी नहीं, टोटल कैपिटल, कैपिटल एम्प्लॉयड पूरा कितना है? 3500। दूसरे वाले का 3300। इसका कैपिटल ज्यादा है क्या? तो इसका कॉस्ट भी ज्यादा रहेगा क्या? ऑब्वियस है ना। तो तुम कैसे बोल सकते कौन सा महंगा है कौन सा सस्ता है? महंगा और सस्ता हम कब देख सकते हैं? जब दे आर ऑन द सेम लेवल। अभी देख सकते कि हम एज एन इन्वेस्टर, तुम यहाँ पे बोल ही नहीं सकते कि ये वाला तुमको कॉस्टली लग रहा है, ये वाला तुमको सस्ता लग रहा है, तो उसका कैपिटल भी तो ज़्यादा है ना। कैपिटल जिसका ज़्यादा है उसका खर्चा भी तो ज़्यादा ही रहेगा, ऑब्वियस है, करेक्ट है। फिर कैसे करने का हम सीखेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर, इसका लंबा प्रोसीजर होता है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल बेसिकली टेल्स यू हाउ टू मेजर द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, क्योंकि हर कंपनी के पास उनका कैपिटल स्ट्रक्चर अलग अलग रहता है। अगर हमको जनरलाइज या समराइज फॉर्म में देखना है कि कौन सी कंपनी महंगी है कौन सी कंपनी सस्ती, तो उसके लिए अपने को क्या चेक करना पड़ेगा? उसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कैसे चेक करेंगे? चैप्टर स्टार्ट होगा तब सिखाऊंगी। उसके बाद एक चैप्टर आता है आपका कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर टेल्स यू कि आपके पास कितना डेट होना चाहिए और आपके पास कितना इक्विटी का प्रपोर्शन, एज एन जितना राइट है वो बताएंगे, फिर आगे तुम कुछ ही रखो। उसके बाद आता है यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। इसके अंदर एक होता है शॉर्ट टर्म और एक होता है लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में कौन है? एक होता है कैश फ्लो एंड फंड फ्लो। अजीब चैप्टर है, फंड फ्लो थोड़ा दिक्कत देता है, कैश फ्लो आपके अकाउंट्स के अंदर भी है, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर आप यही नहीं रीड कर पाए, मेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ था, क्योंकि मैंने कैश फ्लो हर बार अटेम्प्ट में छोड़ कर आई थी, और आर्टिकलशिप के अंदर आफ्टर कुछ फ्यू मंथ्स मुझे कैश फ्लो स्टेटमेंट ही बनाना था सच में, और ये बनाने मिलती है सारी चीज़ें, और कंपनी थी उसकी कैश फ्लो बना के देनी थी, मुझे तो कैश फ्लो पता नहीं था, फिर तब मुझे कैश फ्लो पढ़ना पड़ा डिटेल में फिर जाके, क्योंकि वहाँ पे किसी से हेल्प नहीं ले सकते, कोई हेल्प नहीं करता है सच। तो कैश फ्लोज बनाने के लिए आपको ये सारा बेसिक नॉलेज चाहिए। ऑफकोर्स ये नॉलेज लेने से ऐसा नहीं है कि तुम परफेक्ट कैश फ्लो बना पाएंगे, लेकिन एटलीस्ट आपको पता है कि बनता कैसे। आई वॉज ऑन जीरो नॉलेज कि कैश फ्लो होता क्या है, मेरे को वहाँ से वो सब करना पड़ा, क्योंकि मैंने पूरा ऑप्शन में छोड़ा था इसको। कैश फ्लो इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो प्रैक्टिकली बहुत चलता है, बहुत कैश फ्लोज बनाए मैंने, तो अभी ये टॉपिक हम आसानी से पढ़ लेंगे। उसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट टॉपिक शॉर्ट टर्म के अंदर, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल टेल्स यू हाउ मच मनी शुड यू कीप ऑन अ डे टू डे बेसिस। आपका बिजनेस चलाने के लिए कितना डेटर्स, कितना क्रेडिटर्स रखना चाहिए, कितना रॉ मटेरियल, कितना वेजेस, ये सारी चीज़ें रिकग्नाइज करना। लॉन्ग टर्म के अंदर कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग टेल्स यू विच मशीनरी टू परचेज आउट ऑफ मैनी। हाउ डू यू चूज कौन सी मशीनरी बेटर है, आपको कब चाहिए कि आप अपनी मशीनरी को रिप्लेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मान लो ऐसे भी क्वेश्चन है बहुत फनी से, अभी आपने एक मशीनरी खरीदी, 1 साल ही हुआ है, सडनली आपका मन मर गया, आप दूसरी मशीनरी परचेज करना चाहते हो, तो आपने मशीनरी परचेज करनी चाहिए क्या?
ऐसे क्वेश्चन आ जाता है सीधा, दोनों के खर्चे दिए रहते हैं, दोनों के बेनिफिट दिए रहते हैं, और ये भी बोलते हैं कि अभी वाली मशीनरी को करंटली बेच के भी आ सकते हो इतने इतने पैसे में, तो फिर शुड यू परचेज दिस काइंड ऑफ मशीनरी। कैपिटल बजटिंग वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तुमको तो बहुत मजे आएंगे। उसके बाद एक मिसलेनियस कहा था, अरे एक और था अपना डिविडेंड डिसीजंस। कितना डिविडेंड देना चाहिए आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स को, वो डिसाइड होता है डिविडेंड डिसीजन में। कैपिटल बजटिंग एंड रेशियो एनालिसिस। अगर आप न्यू सिलेबस में हो, ओल्ड सिलेबस में हो, प्रैक्टिकल चैप्टर्स में चेंज नहीं है, ये सारे चैप्टर्स हमको दोनों सिलेबस के अंदर पढ़ने 6। आपको मेरा इंडेक्स एफएम का बुक कितने वॉल्यूम में मिलेगा आपको? 2, बहुत बड़ा बुक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर थ्योरी भी आता है एंड प्रैक्टिकल भी आता है। हम इसका पेपर एनालिसिस करेंगे इवेंचुअली। हमने पेपर एनालिसिस नहीं किया ना इसका, हाँ करेंगे, लेकिन इवेंचुअली। कितने थ्योरी चैप्टर है वो भी समझ जाओ। हमने जहाँ चार्ट बनाया वहाँ पे आई गेस तुमने लिखा रहेगा। यस, आप लोगों को 2 थ्योरी के चैप्टर है, एक इंट्रोडक्शन है और एक फाइनेंशियल मार्केट करके होता है। ये थ्योरी के चैप्टर है, बस इतना सा ही सिलेबस है हमारा 10 चैप्टर्स का, दैट्स इट। लेकिन वो इतनी बड़ी बुक है कि 2 वॉल्यूम में बट गई है, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 1 में मोर ओवर आपको प्रोक्योर करने वाले चैप्टर्स मिलेंगे और वॉल्यूम और थ्योरी मिलेगा। वॉल्यूम 2 में आप लोगों को यूटिलाइजेशन वाले चैप्टर्स मिलेंगे। मैंने आपको कल चार्ट बुक दिखाई थी, ये आपकी चार्ट बुक है एफएम की। इसके अंदर सिर्फ प्रैक्टिकल टॉपिक से 8 टॉपिक, थ्योरी वाला इसके अंदर इंक्लूसिव नहीं है। इसके अंदर कई चैप्टर्स है जिसके अंदर बहुत सारे फॉर्मूला है, तो दिस चार्ट बुक इज गोइंग टू हेल्प यू। आपको एक मर्ज्ड चार्ट बुक मिलेगी कॉस्टिंग एंड एफएम की, करेक्ट। ओके, अभी हम आएंगे हमारे प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट पे। प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट के अंदर सबसे पहला आइटम होता है सेल्स। सेल्स में से क्या हटाएंगे हम? वेरिएबल कॉस्ट। कॉस्ट आर डिवाइडेड इनटू 2, वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट। जब आप वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट में से अगर वेरिएबल कॉस्ट हटाते हैं तो क्या आता है? फिक्स्ड कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में से फिक्स्ड कॉस्ट हटाते हैं तो क्या आता है? लेकिन वेरिएबल एंड फिक्स्ड बोथ आर रिलेटेड टू प्रोडक्शन, करेक्ट है। सो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट हटाएंगे तो क्या मिलेगा हमको? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से क्या हटाएंगे हम? तो क्या मिलेगा हमको? इसको हम बोलेंगे EBIT, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, करेक्ट। इसको एक और नाम है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। EBIT में से क्या हटाएंगे हम? इंटरेस्ट। तो क्या मिलता है? EBT, दैट इज अर्निंग्स बिफोर टैक्सेस। टैक्सेस होता है, वो सिर्फ टैक्स ही होता है कि मल्टीपल टैक्सेस होते हैं, टैक्सेस कहते हैं उसे। EBT से क्या हटाएंगे हम लोग? क्या आता है? अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, टैक्सेस। इधर से क्या हटाते हैं? प्रेफरेंस डिविडेंड, याद है ना? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पहला प्रेफरेंस मिलता है, तो यहां से क्या हटाएंगे हम? प्रेफरेंस डिविडेंड। क्या मिलेगा आपको? DI, डिस्ट्रीब्यूटेबल इनकम या अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर EPS? DI बोला तो चलता, वो डिस्ट्रीब्यूट बोलने में 1 महीना लगेगा। DI अपॉन, अरे बाप रे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है। ये आपका प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट था। EPS का फॉर्मूला है DI अपॉन
नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। तुम सिर्फ ECH बोलेंगे तो भी चलेगा। यहाँ तक किसी को डाउट है? श्योर? पक्का? ठीक है, सब लोग हेडिंग देंगे अच्छी सी। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट चैप्टर, प्रैक्टिकल चैप्टर, उसका नाम है लेवरेज। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट चैप्टर लेवरेज, अ वेरी नाइस सिंपल टॉपिक। या तो एक छोटा सम आता है 4 मार्क का, या तो ऑब्जेक्टिव्स के साथ आता है। ऑब्जेक्टिव्स में तो आना इसका पक्का है, पक्का अनअवॉइडेबल है, छोटा सा टॉपिक है। 4-6 मार्क के लिए भी आ सकता है क्वेश्चन, यू नेवर नो। डन। लेवरेज का मतलब क्या है मैं सब समझाऊंगी, अभी कुछ लिखने का नहीं। हेडिंग दे दी ना लेवरेज? हाँ ठीक है, अभी सिर्फ स्क्रीन पे देखेंगे। और एक एग्जाम्पल है, सेल्स 1000, वेरिएबल कॉस्ट 200, कंट्रीब्यूशन, ये आंसर दे सकते, मैंने लिखने को मना किया, आंसर देने को मना नहीं किया है। देखेंगे तो सिर्फ देखेंगे इस स्क्रीन को। फिक्स्ड कॉस्ट 300, EBIT 500, ठीक है। एक ये एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल, सेल्स 1000, वेरिएबल कॉस्ट 200, कंट्रीब्यूशन 800, फिक्स्ड कॉस्ट 0, EBIT 800। ये दोनों केसेस समझे, क्या डिफरेंस है इसमें? केस 1 के अंदर देयर इज फिक्स्ड कॉस्ट, केस 2 के अंदर देयर इज नो फिक्स्ड कॉस्ट। अब लेवरेज का मतलब होता है, सुन के अच्छा लगेगा, उठाना हिंदी में नहीं आता है मुझे। लेवरेज का मतलब होता है फायदा उठाना। अभी आप किस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हो? आपके EBIT के पूरे प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट के अंदर जब मैं बात कर रही हूँ फिक्स्ड कॉस्ट की, कुछ ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं जिसके अंदर फिक्स्ड कॉस्ट रहता है, कुछ रहते हैं जिसके अंदर फिक्स्ड कॉस्ट नहीं रहता, उसको प्रॉब्लम नहीं है, उसको लेवरेज अप्लाई भी नहीं करेगा। लेकिन जहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट है तो हाउ टू इंक्रीज योर सेल्स और रेवेन्यू if you have fixed cost in your business, this is answered by leverage। कई कॉन्वर्जेशन, अभी मुझे नहीं पता तुम इंग्लिश में किससे झगड़ते हो या नहीं झगड़ते हो, लेकिन कई कॉन्वर्जेशन में लेवरेज ये वर्ड यूज होता है। डोंट एग्जाम्पल के लिए किसी का झगड़ा हो रहा है, एंड डोंट यूज दैट इंसिडेंट एज लेवरेज। स्टेटमेंट समझ में आ रहा है क्या? ये क्या मतलब है? डोंट यूज दैट इंसिडेंट एज अ लेवरेज, क्या मतलब है इसका? हाँ, तो तुम लेवरेज वर्ड से कहीं ना कहीं तुम यू नो द इट, लेकिन बस बहुत इंग्लिश हो जाएगा। लेवरेज का मतलब ही होता है फ़ायदा उठाना। अभी बिजनेस, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कई टर्म्स का और कई एस्पेक्ट्स का फ़ायदा उठा सकते, किसके लिए? उनका रेवेन्यू या सेल्स बढ़ाने के लिए। अगर आपके बिजनेस के अंदर फिक्स्ड कॉस्ट है और फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है, आप देखो चेंज कैसे होगा। 2 मिनट के लिए चार्ट बुक पे आएंगे, आपको आने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ अभी देखने का काम करेंगे। लेवरेज का एक फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। क्या फॉर्मूला है ये? कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। पहले केस का लेवरेज निकालो, कौन सा? लेवरेज के 3 टाइप है, अभी मैं जनरल सिखा रही हूँ। कंट्रीब्यूशन कितना है? 800, EBIT 800 बाई 500 1.6, और यहाँ पे आएंगे 800 बाई 800, क्या आंसर है? 1। इसका मतलब होता है कि अगर आप ये 1.6 पता है क्या डिनोट करता है? इफ यू इंक्रीज योर फिक्स्ड कॉस्ट बाय 1, अगर आपका फिक्स्ड कॉस्ट 1 से रेज होता है, देन आपका रेवेन्यू बोल लो, EBIT बोल लो, मैं सिर्फ इन जनरल रेवेन्यू, अभी मैं आपको जनरल सिखा रही हूँ,
रियल टर्म्स पे जाएंगे, देन योर रेवेन्यू विल बी इंक्रीज्ड बाय 1.6 टाइम्स। अगर आपका फिक्स्ड कॉस्ट कितने से इंक्रीज होता है 1 से, तो आपका रेवेन्यू कितने से इंक्रीज होगा 1.6। इधर कुछ चेंज होगा क्या? इधर फिक्स्ड कॉस्ट है ही नहीं, करेक्ट है। अगर फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है तो उसका ऑपरेटिंग लेवरेज कितना आ गया है 1। तो यहाँ पे आप कुछ ही करो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है 1। जरूरी है क्या फिक्स्ड कॉस्ट रहना चाहिए? क्या लगता है कोई ऑर्गेनाइजेशन में फिक्स्ड कॉस्ट होना इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं, फिक्स्ड कॉस्ट नहीं रहा हुआ है एनी टाइम बेटर है, लेकिन अगर फिक्स्ड कॉस्ट है तो आप क्या निकाल सकते हो? आपका लेवरेज। फिर चेक करो कि ये फिक्स्ड कॉस्ट कितने से इंक्रीज करे, ताकि आपका प्रोपोर्शनेट सेल में कितना इंक्रीज होगा। अगर फिक्स्ड कॉस्ट मेरा सिर्फ 1 से बढ़ता है तो सेल कितने से बढ़ रहा है 1.6 से। ये अच्छी बात है क्या? हाँ। कौन सा केस बेटर है? ये वाला एनी टाइम, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है। पर हुआ तो क्या? तो यू शुड नो द अमाउंट ऑफ द लेवरेज, कि आपको ये फिक्स्ड कॉस्ट के वजह से कितने का फायदा होगा। Leverage is a topic and only topic in financial management which is used nowhere practically. ये एक ही चैप्टर है आपके पूरे सिलेबस के अंदर जो प्रैक्टिकली यूज होता नहीं है। बाकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर होता है, रेशियो, वर्किंग कैपिटल पे तो सम्स जो है वो प्रैक्टिकली है। लेकिन ये इकलौता चैप्टर है जो थ्योरेटिकल चैप्टर है विच रिकग्नाइजेज द डिफरेंस बिटवीन 3 टाइप्स ऑफ लेवरेजेस। लेवरेज का मतलब समझा इन जनरल, क्या मतलब होता है? फायदा उठाना। अब आपके पास देखो कई बार कुछ चीज़ें ऑलरेडी है विच यू कैन नॉट चेंज। फॉर एग्जांपल फिक्स्ड कॉस्ट के बिना आपका बिजनेस रन ही नहीं कर सकता है, तो अभी वो है तो यू कैन नॉट क्रिब ओवर इट। आप इनफैक्ट लेवरेज निकालो कि फिक्स्ड कॉस्ट को अगर आपने 1 से इंक्रीज किया तो सेल कितने से बढ़ेगा। फिर चेक करो कि उतने से आपका सेल एक्सेलरेट हो रहा है क्या। नहीं हो रहा है तो यू हैव टू टेक करेक्टिव एक्शन। दिस इज योर लेवरेज। अब इतना पार्ट लिखेंगे जो स्क्रीन पे दिख रहा है। डन? ओके। एक और एग्जाम्पल अभी लिखेंगे नहीं, पहले समझेंगे। सेल 1000 है, वेरिएबल कॉस्ट 200 है, फिक्स्ड कॉस्ट 300 है। आप निकाल के देंगे EBIT फॉर दिस सेल। सेल को 100% से इंक्रीज करो और फिर से EBIT निकाल के दो, और फिर से 100% से इंक्रीज करो और फिर से EBIT निकाल के दो। चलो स्टार्ट। 100% ही है, 100% तो डबल होता है, डबल 100% डबल ना है ना। अगर नहीं समझता तो कैलकुलेटर बोल लेगा। 10 + 100% 20। जादू हुआ क्या? देखो अभी हम कहाँ जाके सिंक इन करने वाले लेवरेज के अंदर। ऊपर बहुत जनरलाइज्ड एग्जाम्पल था, बस फायदा उठा रहे हैं ये शब्द सिखाने के लिए। हाउ मच कितना आ रहा है? कॉन्ट्री कितना आया इधर? 800, 300 गया, EBIT आया है 500। ये बात समझ में आई? 100% से इंक्रीज कर दिया। सो अगर आपका सेल 1000 है, 100% इंक्रीज मतलब कितना होगा? वेरिएबल कॉस्ट कितना? 200 ही रहेगा। वेरिएबल कॉस्ट है, इट वेरीज विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। वेरिएबल कॉस्ट चेंज होता है प्रोडक्शन के साथ। जो पहली बारी कॉस्टिंग में है, जितने यूनिट्स इंक्रीज होते हैं ना, उसी प्रपोर्शन में क्या है? चेंज होता है आपका वेरिएबल कॉस्ट। तो अभी यहाँ पे यूनिट्स डबल हुए ना, कैसे निकालने का? और ये भी समझो 1000 यूनिट्स के लिए अगर 200 का वेरिएबल कॉस्ट है तो 2000 यूनिट्स के लिए कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कितना होगा ये? 400। तो कंट्रीब्यूशन कितना आया? 1600। फिक्स्ड कॉस्ट कितना आ गया? ये 1300। वापस एक बार इंक्रीज करेंगे, कितना है? 2000 का 4000, 400 का 800, कितना बच रहा है? ये कितना आया? EBIT कितना आया? ये बात सबको समझ में आई? श्योर? ठीक है।
ये केस 1 है, अभी आपको लिखना कुछ नहीं था। अब मैं एक और केस, सेल सेम, वेरिएबल कॉस्ट सेम, फिक्स्ड कॉस्ट 0 है। ये भी 3 बार सॉल्व करो, 100 100 100, मतलब सेल कितना है मेरा ऊपर की केस में 1000, वेरिएबल 200, 100% से इंक्रीज करेंगे, 100% से इंक्रीज करेंगे। आज का दिन तो थोड़ा सा लेवरेज 10-20% समझने में जाएगा, कल से तुम सॉल्व कर पाएंगे, पर आज पहले एटलीस्ट टॉपिक सिंक इन कर लो। किया क्या? सेल 1000, वेरिएबल कॉस्ट 200 गया, कॉन्ट्री कितना आया? फिक्स कॉस्ट EBIT 800। सेल कितने से चेंज किया? सेल इंपॉर्टेंट शब्द है भी, सेल कितने से चेंज किया? 100% से। इधर आएंगे, सेल 2000 हो गया, 400 कितना होगा ये? फिक्स कॉस्ट EBIT, आपका EBIT कितने से चेंज हुआ? समझ रहे हो क्या? रिलेशन समझा रही हूँ मैं लेवरेज का, मैंने ऊपर इंग्लिश में लिख के दिया था, फिर मैंने इरेज किया, मुझे लगा तुमको समझाना पड़ेगा। आपका सेल कितने से चेंज हुआ है? 100% से। तो EBIT भी कितने से चेंज हो गया? हेंस प्रूव हो रहा है ना। फिर से सेल चेंज करो ना, और 100% से देखो EBIT से अब कितने से चेंज होता है। 2 का कितना हो जाएगा? 400 का कितना होगा ये? 3200। EBIT कितना हो गया? फिर से सेल कितने से चेंज हुआ है? 100% से। EBIT कितने से चेंज हुआ है? समझ में आया ये? पक्का? श्योर? अब ये केस है जहाँ पे नो फिक्स्ड कॉस्ट है। से अच्छा लग रहा है क्या देख के? अच्छा ही लग रहा है ना, सेल जितने से चेंज हो रहे हैं EBIT चेंज हो रहा है, वेरी नाइस थिंग। ओके, अब हम ऊपर की एग्जाम्पल को थोड़ा एनालाइज करेंगे। सेल कितने से चेंज हो रहा है? EBIT कितने से हो रहा है? तो 60% से हुआ, पक्का? यहां पे ऐसा परसेंटेज चेंज निकालते आ रहा है ना, कैसे निकालेंगे हम? चेंज अपॉन ओल्ड इंटू 100, बेसिक फॉर्मूला है ये। अगर आपको चेंज निकालना है तो कितने से चेंज हुआ? पहले कितना था? इंटू 100। कितने से चेंज हुआ? 1300 माइनस 500, 800 से चेंज हुआ है 800। पहले कितना था? 500 पहले, अर्लियर, करेक्ट है ना। सो 800 डिवाइडेड बाय 500 इंटू 100 कितना हो रहा है? 160। टोटल 260 हुआ है, लेकिन अभी चेंज कितने से हुआ है? 160% से चेंज हुआ है। हुआ या नहीं हुआ है? ठीक है, आगे एक और के लिए कैलकुलेट करो। कितने से हुआ? कैसे किया अभी आपने? 2900 माइनस 1300 डिवाइडेड बाय 1300 कितना आ रहा है ये? 120 कर ले अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, आपको क्या समझ में आ रहा है? फिक्स कॉस्ट होने से कुछ फायदा हो रहा है क्या? क्या फायदा हो रहा है ना, देखो जब फिक्स कॉस्ट नहीं था तो जितने से सेल बढ़ रहा था उतने से ही EBIT बढ़ रहा था, लेकिन जब फिक्स्ड कॉस्ट है तो जितना सेल बढ़ रहा है उससे ज़्यादा से आपका EBIT बढ़ रहा है। तो EBIT ज़्यादा तेज़ी से भागता है अगर आपके प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट में फिक्स्ड कॉस्ट है, और ये रिकग्नाइज करवाता है लेवरेज का चैप्टर। लेवरेज का चैप्टर टेल्स यू हाउ टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस फिक्स्ड कॉस्ट। इफ़ यू हैव फिक्स्ड कॉस्ट इन नेचर, आपने खुद देख लिया ना यहाँ पे कि आपका EBIT यानी आपका प्रॉफिट कितने से राइज हो रहा है? 160% से। सेल कितने से राइज हुआ? 100 से। नीचे का एग्जाम्पल देखो ना, फिक्स्ड कॉस्ट है ही नहीं, तो फिक्स्ड कॉस्ट नहीं होने से सेल और EBIT जितना दोनों सेम प्रपोर्शन में बढ़ा है, तो किधर ज़्यादा फायदा हो रहा है? ऊपर के केस में जहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट है। तो जब जब फिक्स्ड कॉस्ट है यू शुड अंडरस्टैंड कि आपका लेवरेज कितना है और आपका प्रॉफिट उतने से बढ़ना चाहिए। यहाँ तक समझ में आया? फिर यहाँ पे हम लिखेंगे
पहले केस में सेल कितने से राइज हुआ है? 100% से। तो आपका EBIT कितने से राइज हुआ है? 160% से। यहाँ पे सेल कितने से राइज हुआ है? 100% से। तो EBIT भी 100% से। अब ये पूरा लिखना है आपको। इंटरप्रिटेशन समझा ना? ये मैं अगर डायरेक्टली बोल देती तो तुम विश्वास ही नहीं करते, ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे 3 नंबर लिखे। ऊपर हमने जो इससे एग्जाम्पल लिखा था दैट वाज जस्ट एन इंट्रोडक्शन ऑफ फायदा उठाना वर्ड समझाना था। यहाँ से लेवरेज चालू होगा आपका, जो अभी अपने लिखा है, लिख रहे हो वो वाला पार्ट। लिख लिया? अब फिर से हम एक हेडिंग देंगे, लेवरेज की, और यहां से उसके टाइप्स चालू होंगे। ऊपर का सब कुछ वाज इंट्रोडक्शन टू लेवरेज, अभी हम यहां से क्या करेंगे? उसके टाइप्स चालू करेंगे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लेवरेजेस। पहला होता है डिग्री। हर लेवरेज की एक डिग्री है, जो भी आप निकाल रहे थे ना वो सारे डिग्रीज है। सो इट इज डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। क्या बोलते हैं हम इसको? इसको हम कहते हैं डॉल, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। भूल गए? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, ये आपका पहला है। सेकंड होता है डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज, इसको हम क्या कहते हैं? डॉव बोलना है, डॉव। डन। और तीसरा डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज। ये नाम हम नहीं लिए रखे हुए, अपने आंसर्स में नहीं चलेंगे। जो तुम एग्जाम में लिखेंगे वो आंसर्स में नहीं चलेंगे, अपने इसमें चलेंगे। जो पूरा डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं लिख सकते। एग्जाम में क्या निकलेगा? सिर्फ ऑपरेटिंग लेवरेज लिखा तो भी चलता है, लेकिन पूरा ये डॉल तो भी एक बार का रिकग्नाइज हो जाता है, बाकी के और रिकग्नाइज नहीं होंगे। तो उससे अच्छा तुम पूरा ही लिखो, या ऑपरेटिंग लेवरेज लिख लो, फाइनेंशियल लेवरेज लिख लो। अभी मैं आपको जो सिखा रही थी वो प्योर ऑपरेटिंग लेवरेज था। फाइनेंशियल लेवरेज पे भी हम गए नहीं, और हम जो सीख रहे थे वो लेवरेज की वजह से किसी ना किसी में चेंज होता है। अभी हमने क्या देखा था यहाँ पे? फिक्स्ड कॉस्ट के होने से अगर सेल आपका 100 से बढ़ रहा है तो EBIT कितने से बढ़ रहा था? 160% से। इसको ऑपरेटिंग लेवरेज बोलते हैं। ऑपरेटिंग लेवरेज किसका फायदा उठाता है? फिक्स्ड कॉस्ट का। सब किसी ना किसी का उठाते हैं, ये फिक्स्ड कॉस्ट का उठाता है फायदा। डन। फाइनेंशियल लेवरेज कुछ देर में या कल सीखेंगे, तब देखेंगे। अभी हम आएंगे इसके फॉर्मूला पे। हर एक के पता है क्या कितने फॉर्मूला है? तीन लेवरेज है, ये आपकी चार्ट बुक में है, ये आपका ऑपरेटिंग लेवरेज है। मैंने आपको कौन सा फॉर्मूला कराया था अभी? ये फॉर्मूला, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। लिखो मत, गंदा मत करो, मैं लिखवाऊंगी। सेकेंड फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन EBIT। 2 मिनट, अच्छा हम यहाँ लिखेंगे परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। लिख लो, देखो ऐसे अपने 3 फॉर्मूला होते हैं।
ये एक, ये दूसरा और तीसरा फॉर्मूला हम करेंगे, लेकिन अभी आप इसमें लिखते चलो, फिर उधर से रिवाइज करेंगे। ये फॉर्मूला है डॉल कैलकुलेट करने का, परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। लिख लिया है तो समझाती हूँ। परसेंटेज चेंज इन EBIT अपन ने नहीं एग्जाम्पल लिखा था जहाँ पे बहुत कुछ कुछ चेंज हो रहा था, याद आ रहा है क्या? न्यूमरेटर में क्या लिखना है आपको? परसेंटेज चेंज इन EBIT। EBIT कितने से चेंज हुआ है आपने तब भी कैलकुलेट किया था ना, कितने से चेंज हो रहा था? 160% से। चेंज कैसे निकाला? परसेंटेज कैसे निकाला? जितने से चेंज हो रहा है अपॉन ओल्ड इनटू 100। तो यहाँ पे फॉर्मूला विल बी 1300 माइनस 500 अपॉन 500 इंटू 100। क्या आंसर आया हमारे पास? तो परसेंटेज चेंज इन EBIT कितना है? 160%। परसेंटेज चेंज इन सेल्स कितना है? 100%। सेल्स तो 100 से चेंज हो रहा था। तो इन दी अबव फॉर्मूला परसेंटेज चेंज लिखो मत, परसेंटेज चेंज इन EBIT कितने से हुआ है? 160%। लेना है परसेंट ले लो। परसेंटेज चेंज इन सेल्स कितने से हुआ है? 100%। तो आपका डॉल कितना आया? परसेंट कट, 0 0 कट, 1.6 इसकी यूनिट होता है इसका टाइम्स। तो अगर सेल आपका 1 रुपी से बढ़ रहा है तो EBIT आपका 1.6 रुपीज़ से बढ़ रहा है, टाइम्स बढ़ रहा है, तो 1.6 रुपीज़ होगा। अगर सेल 100 से बढ़ रहा है तो EBIT 160 से बढ़ेगा। सेल आपका 1000 से 2000 हो गया, यानी कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है EBIT? 160%। आपका ये एक फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला जो हमने थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग में ही लिखा था, देखो, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, ऐसे ही कुछ लिखा था क्या? याद है ऊपर वाले इसमें? फर्स्ट एग्जाम्पल था, देखो, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, ये आपका सेकेंड फॉर्मूला है। बट ये कहाँ पे अप्लाई होता है? जहाँ पे नो कंपेरेटिव डेटा दिया है, यानी इसे कंपेयर करने के लिए 2-2 साल का डेटा दिया है तो आपको ऊपर वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, चेंज वाला। लेकिन आपको सिर्फ 1 ही साल का डेटा दिया है तो आप चेंज निकाल सकते क्या? ऐसे केस में कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? ये वाला, नो कंपैरिजन। तब आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। नॉर्मल केस में फॉर्मूला लगाएंगे नहीं। ज्यादा कौन सा फॉर्मूला यूज होता है? ये सेकंड वाला। कंपैरेटिव डेटा इतना दिया ही नहीं रहता है। जनरली हम कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT फॉर्मूला पे रिलाई करेंगे। समझ में आया? समझा? इजी है क्या? बहुत इजी है। ऐसे आपको आधी चीज़ें दी रहती है इसमें से। आपको EBIT आपका प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट कंप्लीट करना पड़ता है और लेवरेजेस निकालने पड़ते हैं। इतना ही सिंपल सम आता है। अभी डन? क्वेश्चन नंबर 1 देखो, सिर्फ देख के आपको एनालाइज करते आ रहा है क्या, देखते हैं। Has estimated that for a new product its break even point is 20,000। ब्रेक इवन पॉइंट समझते हो क्या? क्या होता है? ब्रेक इवन इज अ पॉइंट जहाँ पे ना आपको प्रॉफिट होता है ना जहाँ पे लॉस होता है। नो प्रॉफिट नो लॉस। इफ द आइटम इज सोल्ड फॉर ₹14 पर यूनिट, सेलिंग प्राइस कितना है? 14। कितने आइटम्स है? 20,000 आइटम्स है, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट भी दे दिया तो आपके पास कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। अभी आप यहाँ पे जैसे हमारे मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर मैजिकल इक्वेशन होता है, यहाँ पे वो प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट है। तो सेल्स का डेटा है, वेरिएबल कॉस्ट है, करेक्ट है, तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। फिक्स्ड कॉस्ट नहीं दिया है। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज फॉर अनदर 2 सेल्स वॉल्यूम, ठीक है। ऑपरेटिंग लेवरेज के लिए आपको क्या लगता है? एक कंट्रीब्यूशन, दूसरा EBIT। कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं क्या? हाँ। EBIT नहीं, फिक्स कॉस्ट नहीं दिया है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको और भी डेटा दिखाती हूँ। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। कैलकुलेट द ऑपरेटिंग लेवरेज फॉर द 4 फर्म्स ABCD, 4 फर्म दिए, सेलिंग प्राइस दिया है, वेरिएबल कॉस्ट दिया है, फिक्स कॉस्ट भी दे दिया है। बन जाएगा क्या? कितने यूनिट्स है? 5000। देखो ना जरा, 5000 इंटू कैलकुलेटर पे ही करो 20। सेल्स कितना होगा? 1 लाख या 10 लाख? वेरिएबल कॉस्ट 6 है,
5000 इंटू 6 कितना होगा? तो आपके पास कंट्रीब्यूशन आएगा सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट 70,000 बराबर है क्या? और आपको फिक्स कॉस्ट कितने का दे दिया है? लॉस हो रहा है, ठीक है। एज ऑफ नो इतना ही समझ के चलो। सेकेंड केस देखो, यहाँ पे सेम यूनिट से आपको क्या दे दिया है? सेलिंग प्राइस दे दिया है, वेरिएबल कॉस्ट दे दिया है, फिक्स कॉस्ट दे दिया है। तो आप EBIT निकाल सकते क्या? हाँ, इधर तो लॉस हो रहा है, इधर प्रॉफिट होगा, इधर और इधर। ऐसे आपको क्वेश्चन दिए रहते हैं जहाँ पे आपको आधे से ज़्यादा डेटा दिया रहता है, आपको प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाना है और फिर लेवरेज कैलकुलेट करना है। यहाँ तक समझा? हम कोई क्वेश्चन अभी सॉल्व नहीं कर रहे, क्वेश्चन कैसे आते हैं वो दिखाना था। यहाँ तक सबको समझा? किसी को डाउट है? कुछ लिखना बाकी है? लाइव स्ट्रीमिंग डन, ठीक है। ये नए पेज पे बनाया, आधा अधूरा बना हुआ है, तो वो पेज छोड़ दो, क्योंकि हमको वैसे ही फाइनेंशियल लेवरेज के फॉर्मूला लिखने हैं, कंबाइंड लेवरेज के फॉर्मूला लिखने हैं, तो उतना एक पेज छोड़ देंगे और फिर हम आगे जाएंगे। एग्जाम्पल 1, सेल यूनिट्स है 30,000 के, सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 15 रुपीज, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 10 रुपीज, फिक्स्ड कॉस्ट है 50,000। आपको डॉल निकाल के आना है, होमवर्क क्वेश्चन है ये। एग्जाम्पल 2, यहाँ पे भी आपको डॉल निकाल के आना है, इधर फॉर्मूला नंबर 1 से, इधर फॉर्मूला नंबर 2 से। मैंने ये भी बता दिया है। तो ये 2 क्वेश्चन है आपके होमवर्क की, आप लोग डॉल कैलकुलेट करके आएंगे इसका, और फिर कल हम फाइनेंशियल लेवरेज स्टार्ट करेंगे, फिर डॉल और FL के साथ में सम सॉल्व करेंगे। डन, क्लियर? किसी को डाउट है तो कल आपको OM की भी होमवर्क बुक लेके आनी है और FM की भी लेके आनी है। ये किस में सॉल्व करेंगे? होमवर्क में करनी है, क्लास वर्क में करनी है? हाँ, तो एक जगह आप करेंगे, फिर आप वेरीफाई करेंगे, उसके बाद आप दूसरी जगह करेंगे ना। तो क्लास वर्क में ही करके आओ, होमवर्क बुक मत लाओ, OM में भी और FM में भी। फिर क्लास वर्क में एक बार हम वेरीफाई करेंगे, फिर घर जाके होमवर्क में करना। ओके, ठीक है, बाय बाय, वेलकम।